हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्ज़ाम सीरीज़ के अंतर्गत 6th लेक्चर में वायुदाब एवं पवने एयर प्रेशर एवं विंड्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वायुदाब एवं पवनों में सबसे पहले वायुदाब क्या होता है और ये कौन से यंत्र के द्वारा नापा जाता है, इसकी क्या यूनिट होती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो वायुदाब मापने का जो यंत्र है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट गैलीलियो और उसके असिस्टेंट के द्वारा इसकी खोज की गई थी सन 1643 में। तो ये क्वेश्चन आपको इसको याद रखना है कि बैरोमीटर का इन्वेंशन साइंटिस्ट गैलीलियो ने और उसके असिस्टेंट टॉर्सिली ने 1643 में किया। जो वायुदाब है उसकी जो यूनिट है नापने की, उसको बोलते हैं मिलीबार। ये मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस के द्वारा यानी कि वैधशालाओं के द्वारा 1914 में इस्तेमाल की गई। इससे पहले कई अलग अलग प्रकार की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर और इंच वगैरह में वायुदाब मापा जाता था, लेकिन 1914 के बाद में वायुदाब मापने की इकाई जो है वो मिलीबार थी। अब इसके बाद में जो वायुदाब है वो मानचित्र पर किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार्स, समदाब रेखाएं हैं, यानी कि समान दाब वाली रेखाएं जो कि समान वायुदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, उनको जोड़कर जो रेखाएं बनाई जाती हैं वो समदाब रेखाएं या आइसोबार्स कहलाते हैं। तो ये दीज आर द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस with equal atmospheric pressure above sea level। समुद्र तल से समान ऊंचाई पर वायुदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं, वो समदाब रेखाएं होती हैं। जैसे मैं ये कहूँ, ये एक समदाब रेखा है, मान लो 1012 मिलीबार की। इसके बाद में दूसरी जो समदाब रेखा है 1015 की। तो इस प्रकार से ये समान वायुदाब को, यानी कि इस रेखा पर सभी स्थानों का वायुदाब समान होगा। समुद्र तल पर समान वायुदाब प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, यानी कि आइसोबार। अब समदाब या वायुदाब जो है वो मापने के लिए हमारे पास जो यंत्र हैं उनका नाम है सिंपल मरकरी बैरोमीटर, जिसके अंदर मरकरी डला होता है, एंड्रॉयड बैरोमीटर, ये मैकेनिकली काम करता है, और फोर्टीन्स बैरोमीटर। ये 3 प्रकार के यंत्र हैं, सिंपल मरकरी बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर और फोर्टीन्स बैरोमीटर। इन यंत्रों के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। इसके अंदर मैंने ये देखो लिखा है स्टीवेंसन स्क्रीन। ये जो वायुदाब मापी यंत्र हैं, ये एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर, जो कि चारों तरफ से फट्टियों से खुला रहता है, जिसके अंदर हवा चली जाए, तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखा जाता है, लटकाया जाता है, जिसको कि स्टीवेंसन स्क्रीन बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि स्टीवेंसन स्क्रीन किस यंत्र को रखने के काम आती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वायुदाब मापी। समुद्र तल पर जो वायुदाब है वो एवरेज वायुदाब माना जाता है, जो कि 1013.25 मिलीबार है, 1013.25 मिलीबार। ये समुद्र तल पर वायुदाब है, जो कि औसत वायुदाब माना जाता है। वायुदाब तथा तापमान, वायुदाब प्रेशर तथा तापमान का उल्टा संबंध है, यानी कि तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम होगा तथा वायुदाब जहाँ पर कम होगा वहाँ पर तापमान अधिक होगा, यानी कि इनका तापमान और वायुदाब का उल्टा या विपरीत संबंध होता है। वायुदाब के वितरण पर निम्न तत्वों का प्रमुख प्रभाव होता है। अब वो जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं कहूँ वायुदाब किन किन कारणों से प्रभावित होता है, तो सबसे पहले ऊंचाई, हाइट के द्वारा, यानी कि
ऊंचे स्थानों का वायुदाब और निचले स्थानों के वायुदाब में अंतर मिलेगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुदाब जो है उससे जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वायुदाब कम होता चला जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है तापमान। तापमान भी वायुदाब को प्रभावित करता है, यानी मैंने इसका तापमान और वायुदाब का उल्टा संबंध जो बताया। इसके अलावा वायु का प्रवाह, जो विंड की जो स्पीड है वो वायु का प्रवाह, ये भी वायुदाब द्वारा ही प्रभावित इफेक्टेड होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ये वायुदाब को प्रभावित करती है। और पांचवा है जलवाष्प। तो इस प्रकार से ये कुछ एक तत्व हैं, ऊंचाई, तापमान, वायु प्रवाह, घूर्णन गति और जलवाष्प आदि, जो कि वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब वायुदाब की पेटियां पृथ्वी की सतह के ऊपर कुल 7 पेटियां हैं, जिनको कि वायुदाब की पेटियां बोलते हैं या वायुदाब की मेखलाएं भी कहते हैं। कुल 7 पेटियां हैं। देखिए, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की जो पेटियां हैं ये 2 समूह में विभाजित की जाती हैं। एक तो तापजन्य या टेम्परेचर के द्वारा तापजन्य, और दूसरी है गतिजन्य, यानी तापजन्य यानी कि टेम्परेचर के द्वारा, और ये घूर्णन गति के द्वारा। तो तापजन्य वायुदाब पेटी जो है, एक तो ये देखिए जहाँ पर मैंने बताया टेम्परेचर और प्रेशर का उल्टा संबंध है। यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर या निम्न वायुदाब बनता है वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर सीधी चमकती हैं और यहाँ पर सबसे अधिक तापमान रहता है, तो अधिक तापमान और कम वायुदाब। इसी प्रकार से ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर उच्च वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है। तो तापजन्य वायुदाब पेटियां एक तो भूमध्य रेखीय होगी और दूसरी है ध्रुवीय। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिजन्य वायुदाब, यानी कि इसके वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो हैं ये गतिजन्य हैं, जो कि हम आगे इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। जो वायुदाब की पेटियां हैं, मैंने बताया कि कुल 7 वायुदाब की पेटियां हो। इसमें सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये जो 1 नंबर की ये वाली भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो कि भूमध्य रेखा से दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य के, देखिए, सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण और दक्षिणायन के होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। गर्मियों में जैसे उत्तरायण की स्थिति होगी, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में यानी कि कर्क रेखा के ऊपर पड़ेगा, तो ये जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है उत्तर की ओर खिसक जाएगी। जब दक्षिणायन की स्थिति होती है सूर्य की, यानी कि सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है, तो उस समय जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है वो दक्षिण की ओर सरक जाती है। तो ये इस प्रकार से, चूँकि यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास पूरे वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, इस वजह से ये यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसको हम डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। इसको आगे जब हवाओं के पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं और विस्तार से बोलूँगा। इसको डोल्ड्रम्स या शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर हवाएं नहीं चलती, क्यों? क्योंकि तापमान अधिक है तो हवा है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और क्षैतिज रूप में हवाओं का संचलन नगण्य होता है। इस वजह से इसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम्स कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरी है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। ये जो है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में पाई जाती है। इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं।
ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ये जो पेटी है, ये वैसे तो वास्तविकता ये है कि यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक होता है, तो अधिक होने की वजह से यहाँ पर न्यून वायुदाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये गतिजन्य या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर जो उच्च वायुदाब बन जाता है। गर्मियों में तो यहाँ पर ग्लोब का तापमान उच्चतम अंकित किया जाता है, फिर भी उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमानुसार यहाँ पर निम्न वायुदाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक तापमान तो न्यून वायुदाब। लेकिन इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण होता है। इसकी वजह से वायु जो है वायु का अवतलन होता है, जो कि भूमध्य रेखा से वायु ऊपर उठ के और ये उपोषण उच्च वायुदाब की तरफ जाती है, तो वहाँ पर जाने के बाद में इसका वायु का अवतलन होता है और हवाएं नीचे आकर बैठने का प्रयास करती, जिस कारण इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है, ना कि तापमान से प्रभावित। इस पेटी को देखिए, जो दूसरी पेटी है इसको हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी इस पेटी को कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने टाइम में जब नाव में घोड़े जब जा रहे थे, अरबी घोड़े, तो ये नाव डूबने, जो शिप थी वो डूबने को हो गई थी, तो यहाँ पर वजन को कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंका गया था, जिससे कि ये उसी के नाम से इसको हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ये गतिजन्य है, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये पेटी का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय, ये देखिए सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गई तीसरी। ये 60 से और 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद, यहाँ पर तापमान क्यों कम होगा? क्योंकि ध्रुवों के पास आ जाए। कम होने के बावजूद भी यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। अगर तापमान कम है तो उच्च वायुदाब होना चाहिए, लेकिन ये भी गतिजन्य या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इस कम वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित होती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब पाया जाता है। यद्यपि इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होना चाहिए, परंतु वहाँ पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति का जो कारण है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो इस प्रकार से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या उपध्रुवीय वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसके बाद में जो चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये वाला उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर तापजन्य वायुदाब पेटी है। यहाँ पर निम्न तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ये भी तापजन्य वायुदाब पेटी हो गई। इसके बाद में वायुदाब की पेटियों की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं देखें क्या क्या हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वायुदाब की पेटियों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के समय, उत्तरायण के समय सारी की सारी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, केवल ध्रुवीय वायुदाब पेटी के अलावा। जबकि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सारी की सारी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं और
दक्षिणी ये जो ध्रुवीय वायुदाब पेटी है इनका खिसकाव नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अतः लेकिन जो इनकी आदर्श स्थिति है वो केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को आदर्श स्थिति होती है, जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। जिस दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, उस दिन इनकी आदर्श स्थिति होती है। इसके बाद में जो दूसरा है ये दाब प्रवणता तथा पवन संचार। इसके अंदर देखिए दाब प्रवणता क्या होती है। एक वायुदाब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हवाएं चलती हैं तो वो वायुदाब के आधार पर ही चलती हैं, यानी कि उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। तो किन्हीं भी दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दो वायुदाब की पेटियां हैं, दो वायुदाब की जो समदाब रेखाएं हैं उनके बीच में ये दाब प्रवणता होती है, यानी कि ग्रेडियंट, जिससे कि अगर ज़्यादा दाब प्रवणता होगी तो तेज़ी से हवाएं चलेंगी और अगर कम दाब प्रवणता होगी तो हवाएं मंद गति से चलेंगी। यह प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है, लंबवत नहीं, क्षैतिज दिशा में ये दाब प्रवणता होती है। इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में होती है। दाब प्रवणता की दिशा अधिक से कम होते हुए वायुदाब की ओर होती है, यानी अधिक वायुदाब से और कम वायुदाब की ओर दाब प्रवणता होगी, और यह दिशा समदाब रेखाओं के समकोण पर होगी, लंब पर होगी। इस दाब प्रवणता के कारण ही पवन या पवनें चलती हैं, पवनों का संचार होता है। दाब प्रवणता को हम बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है, यानी कि बैरोमेट्रिक ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। दाब तथा पवन संचार में गहरा संबंध है, मैंने पहले भी बताया। अधिक दाब प्रवणता अधिक तीव्रता से पवनें चलेंगी, कम दाब प्रवणता धीमी गति से हवाएं या चलेंगी। मुख्य रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर या निम्न बैरोमेट्रिक ढाल की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं। चूँकि ढाल प्रवणता की दिशा समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा होती है, अतः हवाओं की दिशा भी वही होनी चाहिए, परंतु घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसके कारण हवाएं उनके अंदर विक्षेपण या डिफ्लेक्शन या उनके अंदर न्यून कोण बनाते हुए हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं जो समदाब रेखाओं को समकोण पर न काटकर और न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम कोण बनाते हुए चलती हैं। इसके बाद में पवन दिशा तथा तत्संबंधी नियम, पवन की दिशा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पवन की दिशा की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनें किस साइड में, राइट में डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और यहाँ पर ये लेफ्ट के अंदर, यहाँ दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर हवाओं का विक्षेपण हो जाता है। किस वजह से? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में देखिए अक्षीय गति नहीं होती, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूम रही होती, तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण पर ही प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप या डिफ्लेक्शन होने लगता है। विक्षेप या डिफ्लेक्शन होता है, उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका जो विक्षेपण जो था वो कोरियोलिस महोदय ने, जी कोरियोलिस नाम के वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले पता किया, इसीलिए इसको कोरियोलिस इफेक्ट भी कहा जाता है। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा से दाहिनी ओर, राइट में, यानी ये देखिए ऐसे मुड़ गई दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सीधी जानी थी, सीधे के बजाय बाईं ओर इनका डिफ्लेक्शन हो गया। तो प्रवणता की दिशा उच्च दाब से कम दाब की ओर होती है
तथा ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं न्यून कोण बनाते हुए, और दक्षिणी गोलार्ध में न्यून कोण बनाते हुए लेफ्ट या बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वायुदाब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं पवनों के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के अंदर ये चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और मुझे भी इससे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।